Hello students, in this video we are going to read the third chapter of class 9 English. It's titled Eeswaran the Storyteller. Eeswaran storyteller means कहानी सुनाने वाला. सो ईश्वरन नाम के एक कैरेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है जो कि कहानी सुनाने में बिल्कुल माहिर है. ही इज़ फॉन्ड ऑफ टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज. तो ये वो कहानियाँ किसको सुनाता है, क्यों सुनाता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है इन स्टोरीज़ का. दिस इज़ समथिंग दैट फॉर्म्स द बेसिक कंटेंट ऑफ द स्टोरी. इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख रहा है कि वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम स्लीप एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म. एक रात महेंद्र जब उठता है अपनी नींद से तो उसे एक डार्क क्लाउडी फॉर्म दिखाई देता है, मतलब कुछ बड़ा अंधेरा सा गुब्बार दिखाई देता है. ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट. और वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया, उसकी बिल्कुल पसीने निकल गए. वॉज इट अ घोस्ट? तो क्या वो एक घोस्ट था जो उसने देखा था? दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस स्टोरी. अब स्टोरी की बात करें तो स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम. अब ये जो कहानी है वो गणेश को सुनाई जा रही है, नरेट की जा रही है एक यंग मैन के द्वारा, जिस यंग मैन का नाम है महेंद्र. सो वी गेट टू सी कि जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस स्टोरी का है वो है हमारा महेंद्र. अब महेंद्र है कौन? तो महेंद्र है एक जूनियर सुपरवाइज़र एक ऐसे फर्म में जो कि ऑफ़र करता है सुपरवाइज़र्स का काम अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हों, चाहे वो ब्रिजेस हों, डैम्स हों, या और भी बहुत सारे जॉब्स. महेंद्र का जॉब था कि वो उस वर्क साइट पे जो कुछ भी एक्टिविटी चल रही हो उन पे नज़र रखे, उसका काम देख रेख करने का था. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. अब जैसा उसके हेड ऑफिस का ऑर्डर होता उसे अक्सर ही नाउ एंड देन मतलब यहाँ वहाँ जाना पड़ जाता, हर कुछ समय पर उसका ट्रांसफ़र हो जाता. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. तो उसे कभी किसी कोल माइनिंग स्पॉट पर रहना पड़ता, तो कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे रहना पड़ता, तो कभी उसे किसी केमिकल प्लांट का जहाँ पे सेटअप हो रहा हो वहाँ उसे जाना पड़ जाता. सो ही हैड टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज ऑफर्ड और एज डायरेक्टेड बाय द कंपनी. इसके बाद अगर हम सेकेंड पेज की ओर बढ़े तो हमें कुछ और डिटेल मालूम पड़ता है दैट ही वॉज अ बैचलर. वो बैचलर था. हिज नीड्स वर सिंपल. उसकी ज़रूरतें काफ़ी कम थी और वो खुद को किसी भी तरीके के ऑड कंडीशंस, मतलब अगर कंडीशंस उसके अपोज में हों, उसके फेवरेबल नहीं हो, फिर भी वो खुद को ढाल लेता था, एडजस्ट कर लेता था. वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी. अभी चाहे वो किसी किसी खदान के बीच में ही, किसी खान के बीच में ही उसे टेंट में ही क्यों ना रहना पड़ जाए, या फिर कोई टूटा फूटा सा सर्किट हाउस हो, वो कहीं भी खुद को एडजस्ट कर लेता. सो बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक. लेकिन इन सब के बाद एक एसेट हम बोलते हैं किसी भी काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ को, तो एक एसेट जो उसके पास था दैट वाज हिज कुक ईश्वरन. ये जो ईश्वरन था वो उसका कुक था, वो उसके लिए बावर्ची का काम करता, खाना बनाया करता. अब जो कुक था वो महेंद्र से काफ़ी अटैच था, काफ़ी घुला मिला था और फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर ही वॉज पोस्टेड. और वो जो कुक था ईश्वरन महेंद्रन के साथ हर जगह जाता, चाहे कहीं भी महेंद्र की पोस्टिंग ना हो जाए. मतलब जहाँ जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती वो बिना कोई कंप्लेन किए हुए उसके साथ जाता. ही कुक फॉर महेंद्र. वो उसके लिए खाना बनाया करता, उसके कपड़े धो दिया करता और उसके साथ काफ़ी सारी बातें भी किया करता रात के वक्त. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. उसकी एक खासियत थी कि वो endless stories बना सकता था. वो पता नहीं कहाँ से इतनी सारी कहानियाँ बुन लेता था. Anecdotes मतलब किससे, तो वो उसके पास एक पूरी की पूरी ही वॉज अ स्टोर हाउस ऑफ दीज स्टोरीज. इसके बाद अगर हम देखें तो ईश्वरन के पास एक और अमेजिंग कैपेसिटी थी. वो कुक था, ये तो हमने पढ़ा. एक और उसके पास अमेजिंग कैपेसिटी थी वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करने की, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस करने की. और वो कहीं से भी कर देता, चाहे वो किसी डेजोलेट लैंडस्केप पे हो जहाँ कोई दुकान अवेलेबल नहीं हो, माइल्स अराउंड दूर तक कोई दुकान नहीं हो, फिर भी वो पता नहीं कहाँ से खाना बनाने की चीज़ें अवेलेबल कर लेता.
He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at a new workplace. अभी वो पता नहीं कहाँ से मिराक्युलसली जादुई तरीके से चीज़ों को इकट्ठा कर लेता और मोस्ट डिलीशियस डिशेस बना बैठता, वेजिटेबल्स भी बिल्कुल फ्रेश ले आता पता नहीं कहाँ से, और फिर उस जिंक शीट शेल्टर में, जो कि नया वर्क प्लेस हुआ करता महेंद्र का, वहाँ वो एक बेहतरीन खाना पकाकर अपने मालिक को सर्व कर दिया करता। इसके बाद के स्टैंजा में हम पढ़ रहे हैं कि महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। अभी महेंद्र को अपने काम पे सुबह निकलना पड़ता और ब्रेकफास्ट के बाद वो निकल पड़ता। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, अपने साथ कुछ फूड प्रिपेयर करके वो लंच के लिए भी अपने साथ ही ले जाता। इस बीच ईश्वरन खुद को पहले तो घर को साफ करता, टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लीजरली बाथ पावरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल। कुछ वो कविताएं पढ़ते रहता, प्रार्थनाएं गाते रहता और खूब सारा नहाता। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, इस वक्त तक लंच टाइम भी हो जाता। कुछ खाने के बाद वो ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग, वो कुछ देर पढ़ा करता सोने के पहले। द बुक वॉज यूजुअली, अब जो बुक्स थे वो आमतौर पे तमिल थ्रिलर होते जिनमें कि सैकड़ों पेज होते, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रैल। अब इसमें जो इमेजिनेटिव मतलब जो रोमांचकारी डिस्क्रिप्शंस होते थे, जो काल्पनिक डिस्क्रिप्शंस होते थे कहानियों की, उससे ईश्वरन काफ़ी हद तक एम्फेसाइज्ड होता, काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस्ड और काफ़ी हद तक प्रभावित भी होता। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसकी जो कहानियाँ होती वो काफ़ी हद तक उन्हीं तमिल ऑथर्स से प्रभावित होती। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in a suspense and a surprise ending into the account. यहाँ तक कि जब वो छोटी छोटी बातों को भी नरेट कर रहा होता, चाहे वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स को ही क्यों नहीं वो इंटरप्रेट कर रहा होता, वो उसे पूरे सस्पेंस के साथ और सरप्राइज़ के साथ लोगों के सामने पेश किया करता। यह ऐसा ही एक एग्जाम्पल है कि अगर उसे ये कहना पड़े कि कोई एक पेड़ उखड़ कर गिर गया हो हाईवे पे, तो वो सिंपली उसे नहीं कहता। ही वुड से विथ आईब्रोज, वो अपने आईब्रोज को मतलब एक पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के साथ वो कहता कि द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। रोड खाली था, सुनसान था और मैं वहाँ अकेला था। Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree. With its dry branches spread out, Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि वो छोटे से पेड़ गिरने के इंसिडेंट को भी इस बनावटी तरीके से पेश करता कि ईश्वरन खुद को रोक नहीं पाता उसकी कहानी को सुनने से, एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स क्रिटिकली। और महेंद्र ईश्वरन की कहानियों को बिना किसी टोक टाक के सुनता रहता, ध्यान देकर अपने कैनवास चेयर में बैठे बैठे। अब अगर हम नेक्स्ट पेज की तरफ देखें, सो हियर इट इज़ रिटन, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। जिस प्लेस से मैं आता हूँ, जिस जगह से मैं आता हूँ, वो लकड़ियों के लिए फेमस है। ईश्वरन ने कहानी शुरू की कि एक रिचली वुडेड फॉरेस्ट है, काफ़ी घना जंगल, काफ़ी घना जंगल है। द लॉग्स आर हॉल्ड इन द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, और वहाँ हाथियों का काम है लॉरीज पे, ट्रक्स पे लकड़ियों के गट्ठर को इकट्ठा करना। देयर आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स, और हम सभी जानते हैं कि जो एलिफेंट्स हैं वो काफ़ी खाए पिए जीव होते हैं। व्हेन द टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम। तो यहाँ एक वर्ड है महावत। महावत हम किसे कहते हैं, तो जो हाथी को कंट्रोल करे, दैट इज़ कॉल्ड महावत, उसे हम महावत कहते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि जब ये हाथी पागल हो जाते हैं, जब ये बीस्ट्स पागल हो जाते हैं, तो उन्हें कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत भी। आफ्टर दिस प्रोलॉग, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलैबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। अभी इस इंट्रोडक्शन के बाद, प्रोलॉग मतलब कहानी की शुरुआत के बाद, ईश्वरन अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाता, जिसमें एक एलिफेंट की बात थी। He says that one day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about. एक दिन एक टस्कर, यहाँ पर हाथी के लिए यूज़ हो रहा है,
वो टिम्बर यार्ड से भाग खड़ा होता है, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों को तोड़ता कुचलता हुआ, वाइल्ड क्रीपर्स को तोड़ता फोड़ता, ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। कहता है कि सर आप तो जानते ही हो कि एक एलिफेंट किस तरीके से बिहेव करता है अगर ये पागल हो जाए। ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant। अभी ईश्वरन ये कहानी जब सुना रहा था तो वो खुद इस तरीके से स्टोरी में एक्साइटमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, इस तरीके से वो उसमें एक्सप्रेशंस दे रहा था, इमेल्युएशन कर रहा था, जैसे वो खुद ही कोई मैड एलिफेंट हो। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks। अभी वो कहता है कि जो एलिफेंट्स थे वो हमारे शहर के बाहरी इलाकों तक पहुंच चुके थे, घरों के रेलिंग्स फेंसेस को तो जैसे वो माचिस की तिली की तरह तोड़ दे रहे थे। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes। वो कहता है कि जब वो मेन रोड पे आ गया, मेन शहर पे आ गया, तो उसने हर स्टॉल को तोड़ डाला, चाहे वो फलों का स्टॉल हो, मड पॉट्स का स्टॉल हो, कपड़ों का स्टॉल हो। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। लोग डर के मारे यहाँ वहाँ घबरा कर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। यहाँ पर कुछ बच्चे थे जो खेल रहे थे और हाथी उस स्कूल में दीवार को तोड़ते हुए आ जाता है। ऑल द बॉयज़ रैन इन टू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। सभी बच्चे क्लासरूम्स के भीतर चले गए और दरवाज़ा काफ़ी ज़ोर से बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड। जो बीस्ट था, जो हाथी था, वो गुर्राया एंड वॉन्डर्ड अबाउट और पूरी तरफ चक्कर लगाता रहा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट। उसने गोल पोस्ट को उखाड़ डाला। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट को उसने बिल्कुल बर्बाद कर डाला। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर। जो पानी का ड्रम वहाँ पे रखा था उसने उसे भी किक करके उसे बिल्कुल पिचका दिया, फ्लैट कर दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स। और जो पेड़ पौधे थे उनको भी उसने उखाड़ डाला। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। इस बीच सभी के सभी टीचर्स जो थे वो टेरेस पे, छत पे चढ़ चुके थे। फ्रॉम देयर दे हैड हेल्पलेसली वॉच द ग्राउंड। जहाँ से वो एलिफेंट को देख रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। ज़मीन पर एक भी सोल, कोई भी इंसान नहीं था। द स्ट्रीट्स, जो सड़कें थी, वो बिल्कुल एम्प्टी थी। एज इफ द इन्हेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड। ऐसा लग रहा था जैसे कि शहर के रहने वाले सारे लोग एकाएक कहीं गायब हो गए हों। देन इट इज़ रिटन दैट आई वॉज स्टडीइंग इन द जूनियर क्लास एट द टाइम। ईश्वरन कहता है कि उस वक्त मैं जूनियर क्लास में पढ़ाई कर रहा था। एंड आई वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। और मैं भी छत पर से इस सारे के सारे दृश्य को, ड्रामा को देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली। अभी मुझे नहीं पता कि मुझ पर क्या सवार हो गया। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। और फिर कहता है कि मैंने एक टीचर से एक छड़ी ले ली, एक केन ले लिया और सीढ़ियों से खाली मैदान की तरफ दौड़ पड़ा। The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk। और उस एलिफेंट ने पागलों की तरह एक ट्री का ब्रांच जो उसने अपने ट्रंक में पकड़ रखा था उसने मेरी तरफ फेंका। It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust। उसने अपना पैर भी पटका, एलिफेंट ने अपना पैर भी पटका, पैर भी स्टैम्प किया। काफ़ी सारा धूल और कीचड़ भी इससे निकला। इट लुक फ्राइटनिंग। ये काफ़ी डरावना लग रहा था, लेकिन आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट। मैं भी इसकी तरफ बढ़ता रहा। स्टिक, मेरे हाथों में स्टिक था। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड। जो लोग थे वो इस सीन को बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे, हिप्नोटाइज्ड होकर देख रहे थे अपने अपने घरों से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड। जो हाथी था वो भी मेरे तरफ गुस्से से लाल आंखों से देख रहा था, रेडी टू रश टुवर्ड्स मी। वो बिल्कुल मेरी तरफ दौड़ कर आना चाहता था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। उसने अपने ट्रंक को उठाया, अपनी सूंड को उठाया और बड़े ज़ोर से एक चिंगाड़ लगाई। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स। मस्टरिंग मतलब इकट्ठा करना। तो अपने सारे फोर्स को इकट्ठा करते हुए उसी वक्त whacked its third toenail on the quick। The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed। जो बीस्ट था वो कुछ देर तक तो बिल्कुल चौंका रह गया मेरे इस एक्शन से, और फिर हेड से फुट तक कांप गया और कोलैप्स्ड, बैठ गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड।
इस वक्त ईश्वरन ने कहानी को अधूरा छोड़ दिया एंड गेट अप मम्बलिंग, और उठ जाता है बड़बड़ाते हुए। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। मतलब अभी उस ईश्वरन ने अपनी उस कहानी को पूरा भी नहीं किया और वो अपनी जगह से उठकर चला जाता है, महेंद्र को ये सोचने के लिए मजबूर करते हुए कि आखिर कहानी में क्या हुआ होगा। वो कहता है कि मैं गैसेस जला कर आता हूँ, लाइट जला कर आता हूँ और खाना पका कर आता हूँ। महेंद्र जो कि उसकी कहानी को पूरे अटेंशन के साथ सुन रहा था, वो बिल्कुल खुद को हाफ नॉलेज में पाता है, उसे कहानी का एंड पता नहीं चल पाया था। सो व्हेन ही रिटर्न्ड ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। जब वो वापस आता है तो ईश्वरन अपनी कहानी को वैसे ही शुरू नहीं करता। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। महेंद्र को याद दिलाना पड़ता कि ईश्वरन तुमने जो कहानी सुनाई थी उसका एंड बचा है। वेल, अ वेटरनरी डॉक्टर वाज समन टू रिवाइव द एनिमल। वो कहता है कि एक चिकित्सक जो कि एनिमलों का, जो कि जानवरों का डॉक्टर था, वेटरनरी डॉक्टर, उसे समन किया गया, बुलाया गया ताकि वो एनिमल को रिवाइव कर सके। ईश्वरन वुड स्ट्रक कैजुअली 2 days लेटर इट वाज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल। 2 दिन लग गए उस हाथी को महावत के द्वारा जंगल की तरफ वापस ले जाने में। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? तो महेंद्रन पूछता है कि ईश्वरन तुमने भला इसे कैसे जंगल की तरफ वापस भेजा? इट वॉज समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट, आई थिंक सर। महेंद्र कहता है कि इसमें जापानीज आर्ट का थोड़ा बहुत हाथ था, मुझे लगता है सर। कराटे और जिजित्सु जैसा कि इसे कहा जाता है, मैंने पढ़ रखा था कहीं। इट टेम्पररीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी। वो कहता है कि आप तो जानते ही हो कि ये जो सिस्टम है, ये कराटे है, वो कुछ समय तक किसी को पैरालाइज भी कर सकता है। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एन एडवेंचर। अभी एक भी दिन नहीं बीतता जब ईश्वरन कोई न कोई कहानी दोबारा दोहराता, एडवेंचर से भरी हुई, हॉरर एंड सस्पेंस। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, अब चाहे वो स्टोरी विश्वास के लायक हो या नहीं, महेंद्र को काफ़ी मज़ा आता था उसकी कहानियों को सुनने में। उसके जो इनिमिटेबल, मतलब उसका जो एक अनोखा तरीका था कहानी को सुनाने का। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। ईश्वरन अभी, क्योंकि महेंद्र के पास टीवी नहीं था उस क्वार्टर में, तो वो उसके बदले एक टीवी का काम किया करता। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। एक सुबह जब महेंद्र अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहा था, ईश्वरन आता है और कहता है कि कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? वो पूछता है कि आज क्या मैं खाने के लिए कुछ स्पेशल बना सकता हूँ? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। वो कहता है कि आज का दिन काफ़ी खास है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर्ड वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। वो कहता है कि आज के दिन हम लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे व्यंजन और पकवान बनाते हैं। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड मोस्ट डिलीशियस डिनर। उस रात महेंद्र ने सच में काफ़ी अच्छा एक डिलीशियस डिनर एंजॉय किया और उसने ईश्वरन को उसके क्यूलिनरी स्किल्स, उसके किचन स्किल्स, उसके कुकिंग स्किल्स पे उसकी काफ़ी तारीफ़ भी की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल। वो काफ़ी खुश भी लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो उस दिन एक सुपरनैचुरल इवेंट की कहानी सुनाने को वो तैयार हो गया। यू नो सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बेरियल ग्राउंड। वो कहता है कि सर आपको पता भी होगा या नहीं, लेकिन ये जो इंटायर फैक्ट्री एरिया है, यहाँ पे कभी बेरियल ग्राउंड हुआ करता था। ही स्टार्टेड। महेंद्र वॉज जॉग्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। अभी महेंद्र, जिसने कि अभी अभी एक सेटिस्फाइंग काफ़ी संतुष्ट करने वाला मील इंजॉय किया था, अब वो बिल्कुल चौंक गया कि भला ये उसको कौन सी कहानी सुनाने वाला है। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. वो कहता है कि मैं तो ये पहले दिन ही जानता था जब मैंने देखा था एक ह्यूमन स्कल को रास्ते में पड़े हुए। Even now I come across a number of skulls. यहाँ तक कि आज भी, अभी मैंने देखा है, अभी तक मैं कई सारे स्कल्स देख चुका हूँ, खोपड़ियाँ देख चुका हूँ, स्केलेटल्स देख चुका हूँ। एंड बोन्स। ईश्वरन कंटिन्यूड। ईश्वरन कहता है कि मैंने अभी तक यहाँ पर कई सारे स्कल्स, कई सारे स्केलेटन्स देखे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज की, तो इसमें यू कैन सी दैट इट्स ईश्वरन गोइंग समवेयर एंड अ स्कल इज लाइंग ऑन द ग्राउंड।
भी वो कहानी को आगे बढ़ते हुए कहता है, ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट्स एट नाइट। उसने ये भी कहा कि कैसे वो अक्सर रात के वक्त भूत देखा करता है। वो कहता है कि मैं आमतौर पे डरता नहीं, आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन बाई दीज थिंग्स, आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं बहादुर इंसान हूँ। बट एक हॉरिबल घोस्ट है एक वुमेन का, एक महिला का, विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। वो पूर्णिमा के दिन ही दिखाई देती है। ये काफ़ी अगली क्रिएचर है। इसके बाल जो हैं बिल्कुल रूखे, मैटर्ड हैं, एंड अ श्रिवल्ड फेस, और बिल्कुल अजीब सा सूखा हुआ चेहरा, लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फोर्टस इन हिज आर्म। ऐसा लगता है जैसे कोई स्केलेटन, किसी कंकाल ने अपने हाथों में एक भ्रूण ले रखा हो, छोटा सा बच्चा, फोर्टस ले रखा हो। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली। महेंद्र उसके इस डिस्क्रिप्शन पे उसे डांटते हुए कहता है कि यू आर क्रेजी, तुम बिल्कुल पागल हो ईश्वरन। देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स। तुम्हें भी पता है कि ना तो घोस्ट होते हैं ना स्पिरिट्स होते हैं। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये तुम्हारे दिमाग, ये तुम्हारे इमेजिनेशन की कहानी है। इट्स ऑल अ फिगमेंट, फितूर है तुम्हारे दिमाग का। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, जाओ और खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम चेक करवाओ। एंड मे भी हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग भी ख़राब हो गया हो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बिल्कुल बेकार की बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। अभी ईश्वरन चला जाता है अपने कमरे में, एक्सपेक्टिंग महेंद्र चला जाता है अपने कमरे में, ये एक्सपेक्ट करता हुआ कि ईश्वरन शायद अगले कुछ दिनों तक सल्क, मतलब थोड़ा बुझा हुआ, थोड़ा झेंपा हुआ रहेगा, क्योंकि उसे डांट पड़ चुकी थी। लेकिन अगले ही सुबह ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज ओवर। लेकिन अगली ही सुबह वो तो फिर उसी तरीके से चीयरफुल, उसी तरीके से बातूनी जैसा वो पहले हुआ करता था। मतलब डांट का कोई परवाह उसे नहीं था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, उस दिन के बाद से महेंद्र फॉर ऑल इज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनीज। महेंद्र जो खुद को काफ़ी बहादुर समझता था, बहादुरी के लिए जाना जाता था, उस दिन के बाद से थोड़ा बेचैन रहता सोने के वक्त। एवरी नाइट ही पीयर्ड इन टू द डार्कनेस। हर दिन वो अंधेरे में जब भी झांकता अपनी खिड़की से बाहर सोने के पहले, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्रीज माइल्स अवे। वो कोशिश करता कि वो अपने कमरे के बाहर देख सके कि कुछ भी अजीबो गरीब चीज़ तो नहीं, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय कि अंधेरे के, जिसको कि डिस्टर्ब करती थोड़ी सी ट्विंकलिंग लाइट्स हुआ करती उन फैक्ट्रीज़ की, जो कि माइल्स अवे, मीलों की दूरी पे थी। ही ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। उसे काफ़ी पसंद था कि वो फुल मून, पूर्णिमा की रात में दूधिया रोशनी को एंजॉय करता, खूबसूरत सफ़ेद रोशनी को वो एंजॉय करना उसका शौक़ था। लेकिन ईश्वरन ने जो कहानी उसे सुनाई थी उस फीमेल घोस्ट के बारे में, तो उसने खिड़की से बाहर देखना भी बंद कर दिया था व्हेन द मून वॉज फुल। यहाँ तक कि आज पूर्णिमा का दिन था, लेकिन उसने अपने कमरे से देखना बंद कर दिया था। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। एक दिन महेंद्र अपनी नींद से जागता है एक कराहने की आवाज़ से। मोन क्लोज टू हिज विंडो, उसकी खिड़की के पास से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट। उसे लगा कि शायद ये कोई बिल्ली हो, ट्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस, जो कि चूहे को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ गई हो। लेकिन जो साउंड था वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन जो साउंड था वो एक बिल्ली के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा भयानक था। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। वो अपनी क्यूरियोसिटी को रोक रखा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका हार्ट ही काम करना बंद कर जाए, बिकॉज ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद वो इतना डर चुका था कि उसने खुद को रोक रखा था। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलिन। लेकिन जो कराहने की आवाज़ थी वो अब और तेज़ होती जा रही थी और लेस फेलिन। मतलब फेलिन हम यूज़ करते हैं रिलेटेड टू कैट, बिल्ली के लिए हम फेलिन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर महेंद्र श्योर था कि ये आवाज़ बिल्ली की तो नहीं है। Then it's written, he could not resist the temptation anymore. There, not too far away, was a dark, cloudy form clutching a bundle. अभी जब वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है, खुद को झुक करके खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है, वो देखता है कि उसके काफ़ी दूर भी नहीं, लेकिन एक डार्क क्लाउडी फॉर्म इकट्ठा हो रहा था, बनता जा रहा था। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फिल बैक ऑन द पिलो। महेंद्र बिल्कुल पसीने से तरबतर, कोल्ड स्वेट, बिल्कुल उसके बॉडी में ठंडक दौड़ पड़ी थी और वो पसीने से बिल्कुल भरा हुआ था, अपने पिलो पे, अपने तकिए पे गिर पड़ता है।
पैंटिंग, बिल्कुल बेहोश होकर के। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस ही बिगन टू रीजन विथ हिमसेल्फ। जब वो रिकवर करता है उस भयानक एक्सपीरियंस से, तो उसने खुद से ही सवाल करना शुरू किया एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन। और फिर वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि शायद ये कोई ऑटो सजेशन हो, ये किसी उसके मन का वहम हो। सम ट्रिक्स दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। ये शायद कोई ट्रिक था जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके साथ खेला था, या कुछ ऐसी बात जो उसके दिमाग में रह गई थी, उसके कारण ऐसा हुआ। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो उठता है, हैड अ बाथ एंड केम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, आता है अपने नाश्ता करने के लिए। द हॉरर ऑफ हिज प्रीवियस नाइट हैड फेडेड अवे फ्रॉम हिज मेमोरी। पिछले रात की जो भयानक बातें थी उसके दिमाग में, वो अब धुंधला चुकी थी, फेड कर चुकी थी उसकी याददाश्त से। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन उसके दरवाजे पे लंच पैकेट और बैग लेकर उसे विदा कर रहा था। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड। अभी जैसे ही महेंद्र अपने घर से बाहर कदम रख ही रहा था कि ईश्वरन ग्रिन्ड, मतलब वो मुस्का कर कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद अ फोएटस इन इट्स आर्म। क्या आपको याद है कि मैंने आपको कहा था किसी और दिन एक फीमेल घोस्ट के बारे में जो कि अपने हाथों में फेटस लेकर अपने आर्म्स में खड़ी थी? आप काफ़ी गुस्सा गए थे उस दिन मेरे ऊपर, क्योंकि मैं चीज़ों को इमेजिन करता हूँ। वेल, यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट। लेकिन कल तो आपने उसे खुद से ही देख लिया ना। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। मैं कल उस साउंड को सुनकर दौड़ता हुआ आया आपके कमरे में और मैंने देखा कि आप बेहोश पड़े हुए थे। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन। अभी महेंद्र बिल्कुल झन्ना सा गया, वो बिल्कुल चौंक गया। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। वो रुका भी नहीं कि वो ईश्वरन की सारी कहानी सुन सके। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। उसने बिल्कुल ये रिजोल्यूशन ले चुका था, वो बिल्कुल ये दृढ़ निश्चय कर चुका था कि वो कल के कल इस जगह को छोड़ करके चला जाएगा, इस डरावनी जगह को छोड़कर चला जाएगा। मीन्स ईश्वरन डिड something strange to him. The story of that female ghost that he told to Mahendra deeply struck in the mind of Mahendra, and he felt himself completely helpless after listening the story when he really realized that something like a ghost was there outside the window. स्टोरी को लिखा है आर के लक्ष्मण ने। आर के लक्ष्मण एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थे अपने टाइम के, आज भी, not just to his contemporaries, but even now he is well known for the type of level of writing that he has created. मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये आपने नाम सुना होगा। ये सभी के सभी आर के लक्ष्मण की ही कहानियाँ हैं। तो that is all for today's chapter, today's video. You can ask your doubts, queries in the comment section. Till then, thanks and goodbye.